Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. We are doing our fourth unit Chemical Kinetics and today's topics are integrated rate equation for zero order reaction and first order reaction and their half-life periods. Let's start. Integrated rate equation for zero order reaction हम देखते हैं. Let us consider a reaction. Let us consider a zero order reaction. मान लिया A2 बनता है प्रोडक्ट. ठीक है, ये रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की है. तो इसके अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू में ए की पावर 0. ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर क्या है 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा. क्लियर हो गया. अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी ए इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे टर्म को, के डी टी, क्योंकि ये दो टर्म होगी 1. ठीक है, तो के डी टी बन गया, इस माइनस साइन को यहाँ लेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के टी प्लस में i, क्या यही मिल जाएगा भी, है ना. यहां पर माइनस साइन रहेगा, है ना, ये माइनस है. अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं नंबर. ठीक है, यहां पर i क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्लियर. अब देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 हो, मतलब शुरू ना हुई रिएक्शन, तो a की कंसंट्रेशन जो है हम a नोट लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन. ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट. ए नोट जो यहाँ पे भी यूज होगा वो उसको इनिशियल के लिए शुरू होता है. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, तो t जब 0 होता है तो a की वैल्यू क्या होती है, ए नोट. तो इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, a की जगह तो हम लिख लेंगे ए नोट. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी क्या हो गया 0, के टी 0 प्लस में आई. ठीक है भाई, दिस वन विल बिकम 0 यानी आई. तो इसका मतलब ये हो गया I इज इक्वल टू आई नोट एट टाइम t 0. अब ये जो I की वैल्यू है a नोट, ये हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट क्या मिल जाएगा भी हमें इससे, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में I की जगह हमें क्या पुट करना है, a नोट. क्योंकि I की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हमें कंसंट्रेशन ही हमें पता होती है उस टाइम, तो उसी से रिलेट करेंगे हम. इसको मैं रख कर देती हूँ. ठीक है, इतना क्लियर हो गया भी. यहां से आ गया, आपकी ये टर्म मिल गई. ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो के टी बन गया और a नोट माइनस ए. तो t इज इक्वल टू क्या, सॉरी, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट निकाला हमने, 1 बाई टी ए नोट की कंसंट्रेशन माइनस ए की कंसंट्रेशन. ऐसे वाली ब्रैकेट लगा लो चाहे आप ऐसे. ठीक है, तो ये आ गया रेट कांस्टेंट. कैसे निकालेंगे हम फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो 1 बाई टी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में वो कंसंट्रेशन जो टाइम टी पर होगी, जो ये टाइम टी है ना उस पर कितनी कंसंट्रेशन है और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है. ठीक है, और टी ये हो गया रेट कांस्टेंट. तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
for zero order reaction. Is it clear? Now half life periods. हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, नाम से डिफरेंट, हाफ लाइफ हो जाए, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है जो हमने ली स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन बिकम हाफ, इनिशियल से हाफ हो जाए वो, ठीक है। तो उस टाइम जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, या ये कह लो इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाफ लाइफ पीरियड होगा तो ए जो है कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ए नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी हाफ, ए कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, ए नोट बाय हाफ इनिशियल की कंसंट्रेशन, और उस टाइम टी जो है वो किसके इक्वल लिखेंगे हम, टी हाफ के इक्वल हो जाएगा, है ना, हाफ लाइफ। तो इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन, नंबर दे दो या इसको एक साथ लिखना है, या आप ये इक्वेशन अगर सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पूछा है तो ये इक्वेशन पहले आप लिख देंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए ये होती है, ठीक है। फिर आप कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर, मैं इसको नंबर दे देती हूँ 3। तो क्या हमें मिलेगा, k इज इक्वल टू 1/t 1/2 हाफ, t हाफ लिख दिया मैंने इसको, a नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ही रहेगी, माइनस में a की जगह मैं क्या लिखूंगी, a नोट बाय 2, ये लिखूंगी भाई। क्लियर? अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, k इज इक्वल टू 1/t 1/2 हाफ, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2a नोट माइनस a नोट बाय 2, यानी कि इस t हाफ निकालना है हमने तो t हाफ इस तरफ ले आती हूँ, इज इक्वल टू k यहाँ आ जाएगा, सॉरी 1/k आ जाएगा, ठीक है, इनटू में यहां से बच गया a नोट और बाय 2 बच गया, है ना भाई, और यानी कि a नोट बाय 2k t हाफ, हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इक्वल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पता है आपको, k की वैल्यू पता है, तो हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं हम जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। ये न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ही आएंगे जिसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करनी हो जाती है, या हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब इनका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ग्राफ दिए जाते हैं, ठीक है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी दिए जाते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस हमने ग्राफ देखना है कि कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे हैं हम ये सारे, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो कंसंट्रेशन आपको पता है टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज होती जाएगी, है ना, क्योंकि रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है लीनियरली, ठीक है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ देखें तो आपने देखा क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इज इक्वल टू k इंटू में a की पावर नोट, यानी कंसंट्रेशन की पावर 0, सॉरी। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं करता है, इसका मतलब तो ये है। तो यहां पर हम सीधा कैसे इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, कोई डिपेंड नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन पर, ठीक है। फिर हमने देखना टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन तो है ही, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो लीनियर जो है रिलेशन है इनके बीच में, यानी कि ये कह लो कि जैसे जैसे टाइम जो है टी हाफ जो है जिसका ज्यादा किसका होगा, जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है।
टाइप का ग्राफ आ जाएगा ऐसे, जितने ज्यादा टी हाफ उतने ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन, या जितना इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ही उसका टी हाफ जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है तीनों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ए जो है वो गिव राइज टू प्रोडक्ट। अगर इस टाइप की रिएक्शन है तो रिएक्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू में ए की पावर 1, है ना, ये लिखेंगे। रिएक्शन इस टाइप की भी हो सकती है कि 2A मॉलिक्यूल्स है और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका कैसे लिखा जाएगा, के ए की पावर 1 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, चाहिए 2 मोल्स हो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रिएक्शन A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट इस टाइप की है और ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, के इंटू में ए। ठीक है, या फिर के इंटू में बी, या तो कंसंट्रेशन ए पर डिपेंड करेगा या बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन एक पर ही करेगा, दोनों पर नहीं करेगा। ठीक है, दोनों पर करेगा तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगी, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको ये नहीं कि सिंपल ऐसी ही मिलेगी, इस टाइप से भी मिल सकती है, इस टाइप से भी मिल सकती है। क्लियर, तो आप कैसे पहचानोगे, उसमें के की वैल्यू अगर आपको दी है तो आप उसकी यूनिट से पहचान सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब हम है ना जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, यही लेट अस कंसीडर A टू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है जिसमें A से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमने मान लिया ऑफ रिएक्टेंट ऑफ A, इस रिएक्टेंट की जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है A, एट टाइम मान लिया एट टाइम t टाइम पर x मोल्स आर डिकम्पोज्ड। x मोल जो है टाइम आफ्टर टाइम t जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। यहां लिख लो आफ्टर टाइम t x मोल्स आर डिकम्पोज्ड। तो लेफ्ट कितने मोल्स बच गए, सो एट टाइम t कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इतना टाइम पे ये मोल्स जो है वो डिसोशिएट हो गए, डिकम्पोज हो गए। तो एट टाइम t जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है A वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल A थी, x मोल्स डिकम्पोज हो गए, तो लेफ्ट कितनी बच गई, A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर, है ना। ये कंसंट्रेशन बच गई A माइनस एक्स, क्योंकि इनिशियल A थी और डिकम्पोज हो गए x मोल्स। क्लियर। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम जो है लिख सकते हैं ना dx बाई dt, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, A माइनस एक्स की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि अब कंसंट्रेशन क्या है A माइनस एक्स बच गई है। ठीक है, यानी कि dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू में A माइनस एक्स। इस A माइनस एक्स और x की टर्म्स एक साथ ले आएंगे, तो dx बाई A माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको बोथ साइड, तो dx बाई A माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ln A माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। इसका करेंगे तो kt प्लस में i क्या है यहां पर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्लियर, ये आ गया। अब देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 हो यानी कि कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो इनिशियल,
कंसंट्रेशन मतलब एट टाइम टी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0। जब टाइम ही नहीं बढ़ा है मतलब रिएक्शन नहीं हुई है तो कोई डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, है ना। तो x की वैल्यू 0 होगी। इन वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन पे। इक्वेशन को नंबर 2 दे दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई, माइनस एल एन ए माइनस 0 इज इक्वल टू के टी, टी की वैल्यू भी पुट करेंगे 0 प्लस आई, यहां से बच गया एल एन ए इज इक्वल टू के 0 आई, तो I इज इक्वल टू माइनस एल एन ए बच गया। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ I, क्योंकि हमारे पास I की वैल्यूज नहीं मिलेगी तो इस I की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ये सब चीजें लिखनी है आपने, कौन सी इक्वेशन को कहां पे आप पुट कर रहे हो। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई की जगह हमने क्या पुट करना है, ये माइनस एल एन ए। ठीक है, ये माइनस था इसलिए। ठीक है, अब एल एन वाली ये टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, ये एक तरफ ले आएंगे, इसको यही रहने देते हैं, इसको ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा एल एन ए माइनस में एल एन ए माइनस एक्स बच गया। ठीक है भाई, एल एन को कॉमन ले लें। अच्छा, नेचुरल लॉग है, ठीक है, और माइनस की टर्म्स है तो आपको पता है कैसे इसको कर सकते हैं हम, एल एन ए बाई ए माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग जो है माइनस में होते हैं तो डिवाइड में चले जाते हैं, या डिवाइड के होंगे तो इनको अगर ओपन करेंगे तो माइनस में चले जाएंगे, प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, है ना। तो के टी इज इक्वल टू एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, ये आ गया भाई। अब हमने क्या करना है, यहां से k की वैल्यू लेंगे हम, k 1 बाई टी हो जाएगा ये एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा। एल नेचुरल हो गया, इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो हमें पता है A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स क्या है, जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t जो है बच गई है इस टाइम t के बाद। तो अभी तक हम इक्वेशन लिख रहे थे, उसमें हम क्या लिख रहे थे, इनिशियल कंसंट्रेशन को A नोट लिख रहे थे, तो A इज इक्वल टू A नोट, पुट वैल्यूज, हम इसको A नोट लिख लेते हैं क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर में भी A नोट वगैरह लिखे थे, तो ऐसे भी आप पुट कर सकते हो। और जो A माइनस एक्स का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन टाइम आफ्टर टाइम t जो बच गई जिसको हम a ले रहे थे। ठीक है, अब इन टर्म्स को इसमें पुट कर देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a नोट बाई a, है ना, और भी सिंपल आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन अब पहले हमने जीरो ऑर्डर में या आगे जो भी रिएक्शंस हैं हम उनमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट लेते हैं और जो आफ्टर टाइम टी बच जाती है उसको ए लेते हैं, तो इसलिए मैंने उस टर्म में आपको इसको लिख दिया है। तो ये आ गया आपकी इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दिस वन। अब हम इसका हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे। हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं। भाई हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब आपकी कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, ठीक है, और उस टाइम जो टाइम होगा दैट इज टी हाफ, तो t इज इक्वल टू उस टाइम क्या होगा t 1/2, और जो हमारी कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या रह जाएगी, मतलब हाफ रह जाएगी। ठीक है, यानी a/2 हो जाएगी। क्लियर। तो अभी हमने जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी थी उसमें वो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, k इज इक्वल टू क्या था 1/2.303 लिख लेंगे बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, ये हमने अभी तक की थी। ठीक है, इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो 2.303 t 1/2 हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपकी a रहेगी, और
और यहाँ पर एक्स जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन जो है आफ्टर टाइम टी मतलब हाफ रह जाती है, तो x जो है वो a/2 रह जाएगी। ठीक है, इट इज क्लियर। यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। k इज इक्वल t हाफ निकाले ना हमने, t हाफ इस तरफ ले आएंगे, t हाफ 2.303 बाय k log, इसको करेंगे हम a, यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a/a/2 है ना, और 2.303 बाय के log, ये इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखो a/2 आ जाएगा यहाँ पर a/2, और इसको ऊपर ले जाएंगे 2 को, a नीचे आ जाएगा, समझ आ रही है, 2a/a आ जाएगा इसको सोल्व करने से, ये कट जाएगा तो यानी 2 बच गया सिर्फ, तो log 2 आ गया। अब इसमें अगर हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 0.693 बाय के बच जाएगा। 2.30 को log k की वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आ जाएगा, तो t हाफ की वैल्यू आ गई आपकी 0.693 बाय के। तो इस तरह से हम t हाफ निकाल देंगे रेट कांस्टेंट पे। यहाँ आप देख रहे होंगे t हाफ जो है वो किसी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रेट कांस्टेंट पर ही डिपेंड कर रहा है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो t हाफ निकाल सकते हो, t हाफ दे रखा है तो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी, और इस पे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। अब ग्राफ देख लेते हैं। आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखो, वहां पर आपको दिखेगा टाइम, और अगर हम log a का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो t इधर लिया है हमने और यहाँ log a इनवर्स में जाता है, यानी कि जैसे जैसे log a की वैल्यू डिक्रीज होगी टाइम बढ़ेगा, या टाइम बढ़ेगा तो log a की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो किस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, इस टाइप का लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ही अगर हम log a0/a टुगेदर मतलब इकट्ठा अगर हम ले लेते हैं इसको, और t के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम निकालते हैं उसका ग्राफ, तो आप देखेंगे लीनियर ग्राफ है, मतलब ऐसे कि जैसे जैसे ये वैल्यू ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा है, तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हो गए आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको गैसेस फेज का निकालना है तो कंसंट्रेशन टर्म की जगह हम क्या है, प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, हमने जैसे कि 11th में भी आपने की होगी गैस फेज में, जहां पे भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स जो है गैसेस के लिए लिखते हैं, तो कंसंट्रेशन जो है गैस के लिए यूज नहीं करते हैं हम, वहां पर गैस क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, तो प्रेशर को नोट डाउन करते हैं। तो वहां जहां कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वहां प्रेशर लिख के इसका गैसेस फेज में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मतलब एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। अब हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि फॉर जनरल इक्वेशन मान लो nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर, ठीक है, उसके लिए जो t हाफ लाइफ पीरियड होता है वो जो है आपका कैसे हम वेराइज करता है, ए नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है, ये टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, और हमने कंसंट्रेशन का जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है कि कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर मान लो nth ऑर्डर है तो n-1, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1-1 यानी 0, यानी यहां पर आ जाएगा इसकी पावर 0 यानी कि 1। तो आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने टी हाफ निकाला ना अभी 0.693 बाय के था, है ना, तो इन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो अगर मैं इस n की वैल्यू क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, तो 1 बाय ए नोट, और ये क्या हो जाएगी 1-1 0, यानी 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई डिपेंड नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको 0 लिख देती हूँ ये तो -1 आ जाएगा, ये 0 -1 यानी -1 बचेगा, यानी कि ए नोट के टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो टी हाफ ज्यादा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी तो टी हाफ भी कम होगा। ये जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता ही नहीं है टी हाफ। इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे किस तरह टी हाफ जो है डिपेंड करता है, इस
वे से आप निकाल सकते हो। तो इसको याद रखना, बहुत यूजफुल रहेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और अब हम न्यूमेरिकल करेंगे उनके अंदर भी, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपकी यूनिट अच्छे से हो जाए। बस थ्योरेटिकली तो आपका इतना ही था, ठीक है। सेकंड ऑर्डर आपका है नहीं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आगे जो कोलिजन थ्योरी थी वो सब कुछ आपका डिलीट हो गया है रिवाइज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।